नमस्ते सभी को। मैं ताराराम चौधरी। आज हम क्लास 12 के बोर्ड के मॉडल पेपर के रिगार्डिंग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले, बात करने वाले हैं। अभी जो हाल ही बोर्ड की जो वेबसाइट है, उस बोर्ड की वेबसाइट से 2025 एंड 26 के रिगार्डिंग बोर्ड का जो मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो बोर्ड ने रिलीज किए हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे ये मॉडल पेपर हम कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे मिलेगा। तो आप लोग आरबीएससी की साइट पे जाएंगे और आरबीएससी की साइट पे वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर मिलेंगे। वहां से आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अभी हाल ही 10th क्लास और 12th क्लास के मॉडल पेपर बोर्ड ने, आरबीएससी बोर्ड ने जारी कर दिए। उसके अकॉर्डिंग आप लोग वहां से क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जब बोर्ड ने या बोर्ड का पैटर्न है उस इस बार क्या रहने वाला है। बोर्ड का जो नॉर्मल एग्जाम होगा उसमें पेपर का जो पैटर्न वो किस तरह से रहेगा, उसका पैटर्न हमें एक मॉडल के तौर पर बोर्ड ने मॉडल पेपर रिलीज किया है। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे बोर्ड के मॉडल पेपर के बारे में। तो ये मैंने भी वहां से क्या किया, आरबीएससी की साइट थी, आरबीएससी की साइट से हमने क्या किया, आरबीएससी का जो पेज ओपन हो गया होम पेज, वहां से हमने प्रीवियस पेपर के पर क्लिक करके वहां से उस पेपर को क्या किया, डाउनलोड किया है। तो उसके बाद हम डिस्कस करना चाहते हैं कि कितने मार्क्स का पेपर होगा, पेपर के अंदर क्या क्या पैटर्न रहने वाला है, एमसीक्यू कैसे रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक कौन सा रहेगा, वन वर्ड वाले कौन से क्वेश्चन रहेंगे, और सबसे बड़ा है वो फिजिक्स का ये है, फिजिक्स में कौन कौन से डेरिवेशन आएंगे और कहाँ से आएंगे। सबसे ज्यादा रोल है फिजिक्स का, वह डेरिवेशन पर डिपेंड है। डेरिवेशन कौन से टॉपिक से आएंगे, कौन से चैप्टर से आएंगे, और कौन कौन टॉपिक्स या कौन कौन से डेरिवेशन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है, क्या है, मॉडल पेपर 25-26 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट किसकी है, फिजिक्स है, क्लास कौन सी 12th के बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो देखेंगे जो ये पेपर है, इस पेपर के लिए आपको करने के लिए कितना टाइम मिलेगा। तो आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, 315 मिनट मिलेगा। इसके मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, वो होता है 56 का होता है, 56 का मैक्सिमम मार्क्स है। फिर यहाँ से 14 नंबर इंटरनल आएंगे, तब ये हो जाएंगे 70 नंबर, और 30 मार्क्स का क्या होगा, प्रैक्टिकल। टोटल कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स का होगा, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल और सारा मिला के 100 मार्क्स का फिजिक्स का पोर्शन होगा। अगर हम बात करते हैं तो इसको हमने क्या, आरबीएससी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इस पेपर को हमने, या आरबीएससी ने इस पेपर को 4 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है, 4 अलग अलग भागों में बांटा है। पहला है सेक्शन ए, फिर है सेक्शन बी, फिर है सेक्शन सी, और फिर सेक्शन क्या आता है, डी। तो यहाँ पर 4 अलग अलग पार्ट किए, अलग अलग सेक्शन किए। उस सेक्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना है। अगर मैं सिर्फ सेक्शन के देखा जाऊं तो सेक्शन ए का अकेले का वेटेज कितना है, 24 मार्क्स का है। सेक्शन ए जो है वो अकेला कितने मार्क्स का है, 24 मार्क्स का है। सेक्शन बी है वो कितने मार्क्स का है, ओनली 15 मार्क्स का है। सेक्शन सी है जो कि कितने मार्क्स का है, 9 मार्क्स का है। और सेक्शन डी है वो कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। तो ये जो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी एंड सेक्शन सी और डी की बात करेंगे, सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, सेक्शन ए में है। अब सेक्शन ए में भी 3 अलग अलग पार्टीशन किए हुए हैं। फर्स्ट है उससे बोलते हैं एमसीक्यू, सेकंड में क्वेश्चन में क्या बनेगा, फिल इन द ब्लैंक, और थर्ड में बनेगा 1 और 2 लाइंस वाले, इट मींस 1 या शॉर्ट या वेरी शॉर्ट टाइप्स आंसर क्वेश्चन के बारे में बनेगा। अगर बात करेंगे सेक्शन ए में, सेक्शन ए में जो एमसीक्यू वो टोटल नंबर ऑफ 1 से लगा कितने होंगे, 18 होंगे, और 18 कितने मार्क्स का होगा, हाफ ऑफ मार्क्स के होंगे। बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक की, तो फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, और फिल इन द ब्लैंक सेकंड के अंदर कितने फिल इन द ब्लैंक है बेटा, 10 होंगे, 1 से लगाकर 10 तक चलेंगे। पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 1/2 हाफ मार्क्स का होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का, वो होंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर होंगे। उसमें कितने क्वेश्चन नंबर ऑफ 1 से लगाकर 10 तक होगा, और पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स, क्या होता है 1 मार्क्स का होगा। तो इसके बेस पे ये पूरा सेक्शन ए देखा जाए तो टोटली कितने मार्क्स का है, 24 मार्क्स का है, जो कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या बोलते हैं मार्क्स गेन करता है। सेक्शन ए वो 24 का है। फिर बात करते हैं सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 एंड 13, ये सारे क्या है, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ये किसमें होंगे बेटा, सेक्शन नंबर बी में होगा। और पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, पर एक क्वेश्चन कितना होगा, 1 and 1/2
2 का होगा, 1.5 का होगा पर क्वेश्चन। और इस तरह से ये 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन कितने मार्क्स को हो जाएंगे, टोटल सेक्शन भी है वो कितना होगा, 15 मार्क्स का होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है हमारे लिए, वो है मेरे लिए, वो है सेक्शन सी और सेक्शन डी, क्योंकि हम लोग जो 12th वाले बच्चे हैं वो उनके लिए 4 सेक्शन सी और सेक्शन डी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी है। इसका रीजन ये है कि सेक्शन सी में और सेक्शन डी में हमें इंटरनल चॉइस मिलेगी, इट मींस हमें अथवा वाले क्वेश्चन मिलेंगे, दो में से कोई भी आपको एक अटेम्प्ट करना होगा। सेम क्वेश्चन होंगे, सेम चैप्टर्स होंगे, उन दोनों में से जो आपको बेटर लग रहा है उनमें से आपको एक क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ओके, तो सेक्शन सी के अंदर अपने पास 14 क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 मिलेंगे, जो कि पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। एंड टोटल सेक्शन सी कितने मार्क्स का, 9 मार्क्स का होगा। और इन 14 में, 15 में और 16 तीनों में हमें इंटरनल चॉइस मिलेगी, अथवा वाला क्वेश्चन मिलेगा। 14 में भी 2 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको और में है कोई भी जो आपको बेटर आ रहा है वो आपको सॉल्व करना है। 15 में भी इंटरनल चॉइस मिलेगी और 16 में भी आपको क्या मिलेगी, इंटरनल चॉइस मिलेगी। अगर बात करते हैं सेक्शन डी की, सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर क्या है, 18 है, ये दोनों भी क्या है, इंटरनल चॉइस की फॉर्म में मिलेंगे, अथवा के रूप में मिलेंगे। 17 में भी 2 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, 18 में भी 2 मिलेंगे जिनमें से आपको क्या करना है, एक अटेम्प्ट करना है। और वो कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। तो ये तो सिर्फ हमने बोर्ड का जो पेपर का पैटर्न देखा है कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं और उसमें उस क्वेश्चन का कितना वेटेज है और नंबर ऑफ टोटल कितने क्वेश्चन होने वाला और पेपर कितने मार्क्स का होगा, ये पढ़ा है। लेकिन मेनली बात आती है वो 12th के बच्चों की, वो आता है सर हमें बताइए कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, बिकॉज सारा खेल किस पे, डेरिवेशन पे। तो अगर मैं बात करूंगा बेटा, मैं प्रीवियस की बात कर रहा हूं, तो मैं पहले सेक्शन सी और सेक्शन डी की बात करूंगा। तो जब मैं सेक्शन सी को देखूंगा बेटा, तो सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 14 है, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 है। और क्वेश्चन नंबर 14 इन्होंने चैप्टर नंबर 1 से पूछा है। किससे पूछा बेटा, चैप्टर नंबर 1, इट मींस उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र से पूछा गया है। और जब मैं चैप्टर 1 की बात करूंगा या क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूंगा, चैप्टर 1 की बात करूंगा, वहां पर मेनली 4 डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है, आप कोई भी डाइपोल है, डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। सेकंड है, डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। फिर आती है गाउस की 2 एप्लीकेशन आती है, एक तो आता है इन्फिनिटी लॉन्ग वायर आता है और एक आती है इन्फिनिटी प्लेन सीट। अगर मैं इसको हिंदी में बोलने जाऊं तो मैं बोलूंगा विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र। दो आती है गाउस की एप्लीकेशन, एक तो आती है अनंत रेखीय लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान और एक समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का मान। इट मीन जो क्वेश्चन नंबर 14 होगा जो कि सेक्शन सी में है, वो हमेशा कौन सी चैप्टर से आएगा बेटा, चैप्टर नंबर 1 से ही आएगा। और चैप्टर नंबर 1 में यही 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक्सियल लाइन अर्थात अक्षीय स्थिति, इक्वेटोरियल लाइन मींस निरक्षीय स्थिति, गाउस की फर्स्ट एप्लीकेशन इन्फिनिटी लॉन्ग वायर और एक है प्लेन से समतल चादर। इन चारों डेरिवेशन को एक बार आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये 100% है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 यहीं से बनेगा। फिर अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बेटा, अल्टरनेटिव करंट अर्थात एसी जनरेटर अर्थात प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर से बना हुआ है। अगर मैं इसको नहीं देखूं तो भी मैं बोलूंगा कि प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है वो है ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेकेंडरी कोइल क्या है, ये ट्रांसफार्मर बन सकता है। सेकंड एक बात बेटा, अनुनादी की स्थिति अर्थात रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, एलसीआर का, एलसीआर का है वो अनुनाद की स्थिति क्या होती है, एलसीआर के अनुनाद की स्थिति, इन पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन नंबर जो है 15 है वो कहां से बनेगा, चैप्टर नंबर 7 से बनेगा, चैप्टर नंबर 7 से बनेगा, चैप्टर नंबर 7 से बनेगा। ओके, फिर बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16। इनमें सब में 14 में, 15 में, 16 में, 17, 18 सब में इंटरनल चॉइस मिलेगी। क्वेश्चन नंबर जो 16 बनेगा जो मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग वो बनेगा चैप्टर नंबर 14 का। चैप्टर नंबर 14 कौन सा, वो है सेमीकंडक्टर। ओके, तो क्या बनेगा बेटा, सेमीकंडक्टर में ओनली 3 या 4 डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है जो थ्योरेटिकल है।
फर्स्ट है बेटा आपको एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कंडक्टर को, सेमीकंडक्टर को, इंसुलेटर को डिफाइन करना, अर्थात ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक को, कुचालक को और अर्धचालक को क्या करना, परिभाषित करना। ये पहला प्रश्न बनता है। सेकंड बनता है इंटरेस्टिंग एंड एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर को समझाइए, अर्थात नेज अर्धचालक और अवद्रव्य अर्धचालक को समझाना, यह दूसरा क्वेश्चन बनता है। थर्ड बनता है बेटा एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, इट मींस हमें एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक को समझाना। साथ में इसी के अंदर छोटा टॉपिक है अग्र अभिनति और पश्चिम अभिनति, इट मींस फॉरवर्ड बाइसिंग और बैकवर्ड बाइसिंग की बात करते हैं। और एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर कितने टाइप्स के होते हैं, अर्थात दिष्टकारी क्या होता है, दिष्टकरण कितने प्रकार के होते हैं। रेक्टिफायर का मीनिंग होता है बेटा अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को डायरेक्ट करंट या वोल्टेज में कन्वर्ट करना, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा को दिष्ट धारा या वोल्टा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, दिष्ट करंट कहलाती है, रेक्टिफायर कहलाती है। और ये दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो हम बोलते हैं बेटा फुल वेव और एक को बोलते हैं हाफ वेव, अर्थात अर्ध तरंग दिष्टकारी और एक होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। जैसा कि डायग्राम में मॉडल पेपर में भी हमने दे रखा है, अर्ध तरंग दिष्टकारी का क्वेश्चन पूछे गए हैं। इट मीन चैप्टर नंबर जो 14 है वहां का क्वेश्चन कौन सा बनेगा, क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि चैप्टर नंबर 14 से बनेगा। जो ये मैंने क्वेश्चन बोले हैं इसको 14 चैप्टर को इसको अच्छे से कर लीजिए। इट मींस आपका 14 चैप्टर अच्छे से क्या हो जाएगा, डेरिवेशन या फिर थ्योरी से पूरा कवर हो जाएगा। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17। क्वेश्चन नंबर 17 बनेगा चैप्टर नंबर 4 से। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में, तो चैप्टर नंबर 4 में क्या है, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अर्थात विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो वहां पर 4 डेरिवेशन बनते हैं। 2 तो बनते हैं बेटा बायो सावर्ट और उसकी एप्लीकेशन है, और 2 बनता है एम्पियर और उसकी क्या होती है, एप्लीकेशन है। अर्थात बायो सावर्ट का नियम और उसके 2 अनुप्रयोग हैं। एक तो है वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर, और एक उसकी आती है एक्सेल अर्थात उसकी अक्ष स्थिति पर, और एक आता है एम्पियर का परिबद्ध नियम, उसकी भी 2 एप्लीकेशन है। एक तो इन्फिनिटी लॉन्ग वायर, अनंत रिंग के लंबे धारावाहिक चालक तार, और एक आती है परिनालिका जिसे हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं। ये अगर डेरिवेशन आप लोग चारों डेरिवेशन अच्छे से कवर करते हैं, इट मींस आपने 4th चैप्टर में जो डेरिवेशन वाला पोर्शन है वो सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाए, जो कि मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। फिर बात करते हैं फाइनल क्वेश्चन अपना क्या है, वह क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18। और क्वेश्चन नंबर 18 कहां से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 18 बनेगा चैप्टर नंबर 9 जिसे बोलते हैं किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स से बनेगा। और अगर मैं बिना देखे पेपर को बिना देखे बोलूंगा तो क्या होगा बेटा, 9 चैप्टर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप बोलोगे सर लेंस मेकर वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्थात लेंस का सूत्र इंपॉर्टेंट है, एक प्रिज्म इंपॉर्टेंट है, एक आता है गोलीय पृष्ठीय अपवर्तन का सूत्र, इट मींस रिफ्रैक्शन इन अ स्फेरिकल सरफेस, वो इंपॉर्टेंट है, और एक आता है मिरर फार्मूला अर्थात दर्पण सूत्र। या तो ये चारों तो क्या बेटा डेरिवेशन के तौर पर इंपॉर्टेंट है, और 2 थ्योरेटिकल है। एक तो बेटा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इट मींस कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और एक आता है टेलीस्कोप अर्थात उसको क्या बोलते हैं, दूरदर्शी। इन डेरिवेशन को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं 9 चैप्टर में, तो आपको 9 चैप्टर में इसके अलावा कोई भी डेरिवेशन क्लियर करने की जरूरत नहीं है। फिर आप लोग अगर मैं इसके अलावा और भी जैसे बात करूं, ये तो मेनली मैंने सेक्शन सी को सेक्शन डी को कवर करने के लिए बोला है, क्योंकि इसमें हमें इंटरनल चॉइस मिलेगी। इंटरनल का मतलब अगर आप इस चैप्टर को, जैसे 14 चैप्टर है, तो 14 चैप्टर में क्वेश्चन कहां से बनेगा बेटा, तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो कहां से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 14 बनेगा बेटा चैप्टर नंबर 1 से बनेगा। अगर मैं बात करो बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 15 की बात करूंगा, तो 15 कहां से बनेगा बेटा, वो बनेगा चैप्टर नंबर 7 से बनेगा। अगर मैं बात करो बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा 16 की बात करूं, तो वो किससे बनेगा बेटा, चैप्टर नंबर 14 से बनेगा। अगर बात करो मैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा हूं, वो किससे बनेगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 बनेगा बेटा 4 चैप्टर से बनेगा। और अगर बात कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर वेरी इंपॉर्टेंट 18 की बात कर रहा हूं, तो किससे बनेगा बेटा, चैप्टर नंबर 9 से बनेगा। इट मींस अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में अगर आप फर्स्ट चैप्टर के चारों डेरिवेशन क्लियर कर रहे हैं, मींस आपका 14 चैप्टर के चारों डेरिवेशन क्लियर करते ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर आप चैप्टर नंबर
4 के सभी डेरिवेशन क्लियर करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो जाएगा। अगर 14 चैप्टर के सारे थ्योरी अगर अच्छे से क्लियर करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। अगर आप चैप्टर 4 के चारों डेरिवेशन क्लियर करेंगे एम्पियर और बायो-सावर्ट लॉ की, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 9 चैप्टर की जो चारों डेरिवेशन और 2 थ्योरेटिकल कंपाउंड और टेलीस्कोप करेंगे तो कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। ये तो मैंने मेजरली टॉपिक जो सेक्शन सी और कौन सा बताया है, सेक्शन डी बताया है। अब मैं बात करूंगा बेटा यहाँ पर इसके रिमेनिंग अलावा भी, जैसे मान लीजिए आप लोग जो 11 चैप्टर में ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो वहां पर सिर्फ 4 जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एक तो है बेटा वर्क फंक्शन जिसे बोलते हैं कार्यफलन, एक आती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं दहली आवृत्ति, एक आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसे बोलते हैं निरोधी विभव, और एक वेरी इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अर्थात आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इसको एक बार आप अच्छे से कर लीजिए। और एक न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको क्या करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ अर्थात डी ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य वाले पे जितने भी न्यूमेरिकल है, अगर इसको आप क्विकली रिवीजन करेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 11 में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। फिर बात करूंगा मैं चैप्टर नंबर 12 की, एटम्स हैं। चैप्टर नंबर 12 में भी आप लिमिटेड पढ़े क्योंकि चैप्टर नंबर 12 ज्यादा मार्क्स का नहीं है। चैप्टर नंबर 12 में आप तो रदरफोर्ड के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, रदरफोर्ड का जो परमाणु का जो स्कैटरिंग मॉडल वो अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर निल्स बोर की तीनों स्टेटमेंट अच्छे से करें, वहां से आप लोग रेडियस फाइंड करने का डेरिवेशन कर लीजिए, वेलोसिटी का और एनर्जी का। साथ में आप लोग क्या करें बेटा, स्पेक्ट्रमिंग लाइंस के बारे में, लालू बॉल पकड़ बॉल फेंक, इट मींस लाइमन बामर पाचन ब्रैकेट फंड के बारे में आप अच्छे से एक बार क्या करें, कवर कर लीजिए। ये होने के बाद आप लोग क्या करें बेटा, जो बोर का सेकंड स्टेटमेंट था उसको डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया था। बोर का जो द्वितीय अभिक्रिया था उसका डी ब्रोगली जो स्पष्टीकरण ये पढ़ लेते हैं तो आपका 12 चैप्टर एटम और कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर बात बच्चों की डिमांड से 13 चैप्टर में क्या पढ़े, 13 चैप्टर भी बिल्कुल नॉर्मल है बेटा। 13 चैप्टर में बेसिक आप पढ़े, समस्थानिक क्या होता है, आइसोटॉप क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, इट मीन समस्थानिक क्या होता है, समबारिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है। फिर आप लोग चार्ट और छोटी मोटी डेफिनेशन जैसे न्यूक्लियस के रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला है R=R0a⁴ फिर देखना कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो किस पर डिपेंड है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम किस पर डिपेंड है। और ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं करती, यहाँ तक वो कांस्टेंट होती है। और कांस्टेंट कितनी होती है बेटा, 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। इस चीज को अच्छे से करना। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना बेटा, एएमयू क्या होता है, एएमयू के अंदर कितने किलोग्राम्स होते हैं, 1 एएमयू के अंदर कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मास डिफेक्ट। ये सारे टॉपिक छोटे बेटा, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, 2 या 3 लाइंस के, लेकिन इसको अच्छे से क्लियर करना है। मास डिफेक्ट द्रव्यमान स्थिति क्या होती है वो पढ़ना है, बाइंडिंग एनर्जी बंधन ऊर्जा क्या होती है वो पढ़ना है। फिर छोटा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी क्या होती है वो पढ़ना है। और लास्ट में 2 चीज जरूर पढ़ना बेटा, नाभिक के विखंडन, नाभिक के संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों पढ़ना। और दोनों की जो रिएक्शन है वो दोनों के लिए, फ्यूजन के लिए फ्यूजन दोनों के लिए एक बार अच्छे से आप लोग क्या करो, उसको प्रैक्टिस कर लेना। अगर इसको आप 2-3 बार ऐसे रिवाइज कर लेंगे क्यूबली तो मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा कुछ लेफ्ट होने वाला है। ये चीज टॉपिक बता दी, इससे क्या होगा बेटा, सेकंड बुक आपकी पूरी अच्छे से हो जाएगी। आपने 9th अच्छे से कर लिया, 11th कर लिया, 12th कर लिया, 13 कर लिया, 14 किया, फिर सिर्फ आपका कौन सा रहेगा बेटा, चैप्टर नंबर 10 रहेगा। 10 में भी आप लोग क्या करें, हाइगेन्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप लोग रिफ्लेक्शन अर्थात हाइगेन्स के सिद्धांत के अनुसार अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या को अच्छे समझ लें। फिर आप व्यातीकरण के बारे में पढ़ लें। यंग्स का द्विस्लिट प्रयोग से हम क्या करें बेटा, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ फाइंड करना सीख लें। और लास्ट में बैलेंस का नियम पढ़ना बेटा, जिसमें ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश के बारे में पढ़ लेना। इससे क्या हो जाएगा, चैप्टर नंबर 10 भी आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर आप लोग वापस अगर तो और छोटा सा देखें तो चैप्टर नंबर 8 में ज्यादा नहीं, 8 में सिर्फ जिसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में आप ज्यादा नहीं, सिर्फ अगर देखेंगे तो 3 टॉपिक ही है बेटा। एक तो पहला आता है डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, विस्थापन धारा,
उसके बारे में पढ़े, फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े, और एक मैक्सवेल की समीकरण पढ़ लीजिए आप लोग। ओके, इससे क्या हो जाएगा, चैप्टर नंबर आपका 8 क्लियर हो जाएगा। और सिमिलर ऐसा चैप्टर नंबर कौन सा, 5th है, जो कि बहुत ईजी है बेटा। आपको बार, मैग्नेट और चुंबक के बारे में पढ़ना है, चुंबक की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, और माइकल फेराडे के अकॉर्डिंग जो हमने प्रति चुंबकीय, अनु चुंबकीय, लो चुंबकीय पदार्थों के बारे में उनकी बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ना है। इट मींस माइकल फेराडे के अकॉर्डिंग हमने जितने भी जो मैग्नेटिक सब्सटेंस, उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को पढ़ना, और लास्ट में क्यूरी लॉ पढ़ना है। और इसका एक लॉ और है, उसे बोलते हैं बेटा गॉस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात चुंबकत्व में गाउस का नियम, ये भी हमें अच्छे से पढ़ना है। इस तरह से करके आप लोग इसको अच्छे से कंटिन्यू करते हैं। ओके, धन्यवाद। और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन एक बार इन टॉपिक को अच्छे से देखे, मैं इस पर दोबारा बोलूं, एटलीस्ट आप लोग तो 9 चैप्टर के जो डेरिवेशन है चारों को अच्छे से कर लीजिए। मैं बोल रहा हूं दोबारा, मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र, प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म जो प्रिज्म का अपवर्तन वो पढ़ लीजिए, लेंस मेकर अर्थात लेंस का सूत्र पढ़ लीजिए, एक गोलीय प्रस्य अपवर्तन सूत्र, रिफ्रैक्शन इन स्फेरिकल सरफेस, इन 4 डेरिवेशन को, और 2 थ्योरी, एक तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और एक होता है दूरदर्शी, इनको अच्छे से करें। 1st चैप्टर में आप लोग गाउस और उसके दोनों एप्लीकेशन, और एक है 4th चैप्टर में आप लोग एम्पीयर के परिबद्ध नियम, उसके अनुप्रयोग, और एक कर ले बायो सावर्ट और उसकी क्या कर ले, एप्लीकेशन कर ले। एटलीस्ट इतना भी कर लेंगे तो मैं कह रहा हूँ 40+ मार्क्स आराम से आ सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में डेरिवेशन ही है, डेरिवेशन को अच्छे से करें। और रही बात न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल में आपको ज्यादा टेंशन नहीं ले, जो न्यूमेरिकल बार बार रिपीट हुए हैं उनके बारे में करो। ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा मैं आपको एक बार 5-7 न्यूमेरिकल जो बार बार रिपीट हुए उनके बारे में वो क्वेश्चन बना के दूंगा, और उनके संबंधित आपको क्या करूंगा, प्रैक्टिस करने के लिए बोलूंगा, और एक साथ आपको एक बार सॉल्व भी कराऊंगा। ओके, धन्यवाद। और कोई भी हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम जितनी जहां तक होगी मैं अपनी सॉल्व करने का प्रयास पूरा करूंगा। ओके, धन्यवाद।